नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि पर डे अब बीए सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर ही आएंगे, अर्थात कि जितने भी सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में हैं और जिन सबके एग्जाम अब आ चुके हैं, लगभग 30 मई से एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं और काफी आगे तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों अब इंतजार नहीं करना है आपको, अपने जितना भी पूरे साल भर अभी तक आपने स्टडी की है, अब उन सभी को अर्थात जितना भी आपने अभी तक का पढ़ा है उस सबको समेट करके एक साथ लाने की आवश्यकता है। और अर्थात ये कि आपको रिवीजन की आवश्यकता है। और रिवीजन लगाना कैसे है, सबका एक साथ रिवीजन लगाने अब मत बैठिए, क्योंकि अब इतना समय नहीं है आपके पास में। अब आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस का रिवीजन लगाना है और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन में आप लोगों को प्रतिदिन अब प्रोवाइड करते रहूंगा इवनिंग टाइम में ही। क्लियर है? तो आज का सब्जेक्ट होगा हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतक। जी हां, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वाला जो पॉलिटिकल साइंस का आपका एक पार्ट है, उसके 2024 में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इसी प्रकार के 15 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो आज हर दिन एक नए सब्जेक्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। छोटा सा सेशन होगा, लेंथी नहीं होगा, बस एंड तक बने रहे, लास्ट तक बने रहे और पूरे यकीन और पूरे विश्वास के साथ में मात्र इन प्रश्नों की अब तैयारी चालू कर दीजिएगा, रिवीजन चालू कर दीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और डिस्कस करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। सब्जेक्ट याद है ना, भारतीय राजनीतिक चिंतक वाला है। क्लियर है ना? भारतीय राजनीतिक चिंतक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। क्लियर है? चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतक का परिचय देते हुए, भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय देते हुए उसके प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन डिस्कस करने का रीजन, इसके पीछे रीजन ये होता है कि क्वेश्चन तो देखिए पढ़ा आप भी लोगे, एग्जाम में भी पढ़ लोगे, घर यहां पर भी पढ़ते हो आप लोग, वो मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि क्वेश्चन में कितनी टर्म दी गई है, उन टर्म को कितनी जल्दी आप कैच कर पाते हो, कितनी जल्दी समझ पाते हो। जितनी जल्दी क्वेश्चन की टर्म को आप समझ लोगे ना, उतना ही एग्जाम में आपको कम समय देना पड़ेगा, समय नहीं लगेगा। और एक बार में अगर क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है तो उसकी आंसर राइटिंग यकीन मानिए बेहतर तरीके से हो जाती है। नहीं तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन ही बनाए रखता है और आपकी आंसर राइटिंग भी फिर उस प्रकार से हो नहीं पाती जैसी होना चाहिए थी। ठीक है ना? इसीलिए इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से, सिर्फ छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा लेंथी नहीं होगी, बस ध्यान से सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलते हैं और समझते चलिएगा उनको। देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय देते हो, तो परिचय यहां पर पूछा गया है भारतीय राजनीतिक चिंतन का। ठीक है ना? भारतीय राजनीतिक चिंतन का यहां पर परिचय अर्थात की अर्थ, क्लियर है, आशय, ये सब एक ही टर्म होती है, आप भली बातें समझते हैं। इसके बाद में इसके स्रोत पूछे गए हैं, स्रोत। ठीक है ना? कि भारतीय राजनीतिक चिंतन अर्थात की जो राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर्स जो है, या कहें कि राजनीतिक जो विचार रहे हैं, जो विचार आए हैं, वो कहां कहां से लिए गए हैं, पहला प्रश्न ये। इसके अलावा इसके अथवा में पूछा गया आप लोगों से भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्लियर है ना? तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय आपसे पूछा गया है, बाद में उसके स्रोत, इन दोनों ही टर्म को आपको पूरी तरह से रेडी करना है। अगले प्रश्न पर मूव करते। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है ना? राजनीतिक परंपरा क्या रही है भारत की, इसके अलावा इस भारत की राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं क्या है, इनकी चर्चा करनी है। अथवा में है, प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन अत्यंत समृद्ध था, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहां से यदि आप विशेषताओं के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो राजनीतिक भारत की प्राचीन जो राजनीतिक परंपरा रही है, वो काफी समृद्ध परंपरा थी। प्राचीन राजनीतिक परंपरा काफी समृद्ध रही है और उसकी समृद्धि को लेकर के जितने भी पॉइंट आप पढ़ोगे, वो सबके सब पॉइंट इसकी विशेषताएं बन जाएगी, अर्थात विशेषताएं। और ये अथवा वाला प्रश्न एक ही है, स्पष्ट रूप से अथवा वाले प्रश्न में स्पष्ट रूप से आपसे इसकी विशेषता नहीं कही गई है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? तो राजनीतिक परंपरा की क्या समृद्धि पूछी गई है, समृद्धि पूछी गई है, समृद्धि दैट मीन्स की इसकी विशेषता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनु के राज्य संबंधी विचारों पर लेख लिखिए। अब एक बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जितने भी विद्वान, जितने भी थिंकर्स यहां पर आप देखोगे, उन थिंकर्स की राजनीतिक विचारों को कभी भी नहीं छोड़ना है। राजनीतिक विचार अर्थात राज्य संबंधी विचार।
ठीक है ना। तो कुछ, हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो जिनके सामाजिक विचारों पर भी आपको फोकस करना है, लेकिन विशेष है यहां पर जो जितने प्रमुख थिंकर्स हैं उनके राजनीतिक विचारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मनु के जितने भी राज्य संबंधी या राजनीतिक विचार रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ के जाएंगे। अथवा में पूछा जा सकता है कि मनु का राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो अब देखिए, मनु के जो राज्य संबंधी विचार रहे हैं वो कहां मिलेंगे, तो मनु के द्वारा दिए गए राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत। तो जब उनके विचारों को पढ़ोगे, अर्थात कि उनके सिद्धांत को ही आप कंप्लीट कर लोगे, तो दोनों ही क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, एक जैसे है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मनु स्मृति में वर्णित न्याय व्यवस्था का वर्णन। मनु स्मृति में न्याय व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो उसी का वर्णन आपको करना है, उसी के बारे में बताना है कि ये मनु स्मृति में, अर्थात मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में न्याय व्यवस्था को लेकर के क्या सिद्धांत दिया गया है। अथवा में है कि मनु की न्याय व्यवस्था को समझाइए, एकदम क्लियर और स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया गया आप लोगों से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। अब इस सप्तांग सिद्धांत में, ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, ये राजनीतिक विचार, इसमें कौटिल्य के राजनीतिक विचार पूरी तरह से देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का, अथवा में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना वर्तमान संदर्भ में कीजिए। अब ये वर्तमान संदर्भ के स्थान पर आपसे इसकी प्रासंगिकता वाला वर्ड भी आपको दिखाई दे सकता है यहां पर, प्रासंगिकता। ठीक है ना, प्रासंगिकता कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है सिखाइए। तो प्रासंगिकता वर्ड ही स्पष्ट करता है कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है ना। तो सप्तांग सिद्धांत आज वर्तमान के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये कुछ बिंदु आपको बताना है इसके अंतर्गत। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं, निश्चित रहे। अगला प्रश्न है कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन और कौटिल्य का राजा अधिनायक नहीं विवेचन कीजिए, अथवा कौटिल्य के राजा की दिनचर्या और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कुल मिलाकर के इन तीनों ही प्रश्नों में क्या बोला गया है, कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। यदि आप प्रश्न नंबर 6 का जो पहला प्रश्न है कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार, अगर इन विचारों को आप पूरे विस्तार से पढ़ लेते हो तो आपको कौटिल्य के राजा के बारे में संपूर्ण जानकारी इसी प्रश्न में मिल जाएगी, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है ना। तो कौटिल्य का राजा, उसकी दिनचर्या क्या होगी, उसके कार्य किस किस प्रकार के होंगे, ये सारी बातें आपको प्रथम प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय पर। राजा राम मोहन राय पर कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं और इस नाम से तो कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको नाम न जानता हो। तो राजा राम मोहन राय के समाज संबंधी जो विचार रहे हैं उनका वर्णन करना है। अब चूंकि राजा राम मोहन राय ने हालांकि कुछ राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन ये जो प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई है वो सामाजिक विचारों पर ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय का पहला ही और इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि इनके समाज सुधार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा में पूछा जा सकता है कि राय साहब के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही विचारों को पूछ लिया गया है। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं राय साहब। ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं। विवेचना कीजिए और इस कथन के संदर्भ में राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं ये राजा राम मोहन राय। इसका विवेचन करते हुए राजा राम मोहन राय के समाज सुधार संबंधी विचार भी आपको इस प्रश्न में लिखना है। तो कोई भी बंदी ये ना सोचे कि ये प्रश्न अलग अलग होते हैं, अथवा वाले अलग अलग नहीं होते हैं। कुछ टर्म ऐसी होती है जो पहले प्रश्न में नजर नहीं आती है, संभवतः दूसरे में पूछ ली जाए। दूसरे में भी कोई ऐसी टर्म है जो नजर नहीं आ रही हो, तीसरे में पूछ ली जाती है। लेकिन जब आप पूरे विस्तार से कोई कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं ना, तो वो सारी टर्म आप उसके अंदर पूछ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न में आपसे किसी कॉन्सेप्ट का अर्थ पूछा गया हो, दूसरे प्रश्न में उसकी विशेषताएं पूछ ली, उसके महत्व पूछ लिए, उसकी परिभाषा पूछ ली, तो बताइए क्या प्रश्न अलग अलग होगा? नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग है, मुद्दा एक ही है, टॉपिक एक ही होता है।
ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, क्वेश्चन को देख करके उसकी टर्म निकाल लीजिए कि मेन टर्म क्या है और उस टर्म पर पढ़ना चालू कर दीजिए, आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट वाला प्रश्न था इसमें, राजाराम मोहन राय के प्रमुख राजनीतिक विचारों को समझाइए। तो इसमें राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों पर कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से सारी टर्म क्लियर हो जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो तिलक साहब ने जो स्वराज संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे उन विचारों को भी बताना है और साथ में आपसे बोला गया है कि आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, आपको इसकी आलोचना ही बतानी। तो इस प्रश्न की जो फॉर्मेट होगा प्रश्न का वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तिलक के बारे में थोड़ी बहुत 4-5 लाइनों में उनकी उससे संबंधित जानकारी, उसके बाद में उनके स्वराज संबंधी विचार क्या थे उसकी पूरी व्याख्या करोगे 15 से 20 लाइन में। इसके बाद में आप उसकी विशेषताएं लिखेंगे, महत्व लिख सकते हैं। क्लियर है। जितनी भी टर्म आपको पता है वो सब लिख सकते और लास्ट में अंत में आपको उसकी आलोचना लिखनी है। क्लियर। इसी के अथवा में है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस कथन को व्याख्या सहित स्पष्ट कीजिए। दैट्स ऑल। ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस कॉन्सेप्ट को पूरे विस्तार से आपको समझाना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, गांधीवादी राजनीतिक दर्शन। अब ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे और थोड़ा बहुत भी अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई सा भी टॉपिक आपका इन 15 प्रश्नों में मैंने इस प्रकार से इन प्रश्नों को लिया है कि एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। सारे आपकी किताब में जितने भी टॉपिक है ना वो सारे टॉपिक आपके इन प्रश्नों में कवर हो जाते हैं। हर टॉपिक से प्रश्न लिया है मैंने, हर टॉपिक से, क्योंकि एग्जाम में हर टॉपिक से प्रश्न आते हैं और आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में बहुत सारे प्रश्नों को इग्नोर कर देते हो, टॉपिकों को इग्नोर कर देते हो और एग्जाम के बाद जब लोड कराते हो तो बोलते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। जबकि मेरे दोस्त आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, सब सिलेबस के अंदर से ही होता है, सिर्फ पहचानने की कमी होती है प्रश्न को। ठीक है ना। तो गांधीवादी राजनीतिक दर्शन कि जो सिद्धांत हैं उनकी विवेचना करनी है। अथवा में है, आज के युग में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पर लेख लिखिए। ठीक है ना। तो गांधी जी के जो विचार रहे हैं राजनीतिक विचार, उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है ये आपको समझानी है। सिंपल सा प्रश्न है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी के धर्म और राजनीति संबंधी विचार। गांधी जी के धर्म और राजनीति संबंधी विचारों पर प्रकाश डालना है। अथवा में है, गांधी जी की राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या था समझाइए। गांधी जी की राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या था समझाइए। और अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि किसी पास अगर टाइम है, अभी 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन का एग्जाम में टाइम है, तो आप इसकी विस्तार पूर्वक क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। कंप्लीट कर चुके हैं हम इसको, इस वाले पार्ट को हम कवर कर चुके कंप्लीट, पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल में। एक एक प्रश्न को हमने वहां पर उठाया है और पूरे विस्तार से डिस्कस किया है। नोट्स भी आपको उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बेहतर तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, नेहरू के राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। सिंपल सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा में है, अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर अंबेडकर के सामाजिक विचार पूछ लिए गए हैं आपसे। सामाजिक विचारों में ही सामाजिक न्याय और समानता संबंधी विचार दोनों ही सामाजिक विचारों के अंदर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज संबंधी विचार ही रखे हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक चिंतन की समीक्षा कीजिए। राजनीतिक चिंतन दैट मींस की राजनीतिक विचार। ठीक है ना। तो लोहिया साहब के राजनीतिक विचार क्या रहे हैं वो बताने हैं। अथवा में है, लोहिया के राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी कीजिए। सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र एवं सर्वोदय संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। याद रखिएगा क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे ये तो नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गलती से भी इस प्रश्न को छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। सर्वोदय संबंधी विचार, सर्वोदय सिद्धांत जो रहा है वो कई बार प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से। बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा। जयनारायण प्रकाश के लोकतंत्र और सर्वोदय संबंधी विचारों का उल्लेख करना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है, ताराबाई शिंदे और उनके कार्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ताराबाई शिंदे, ठीक है ना, ताराबाई शिंदे।
तो इस तरह से आपके ये 15 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। तो ये 15 प्रश्न तो वो थे जो दीर्घ प्रकृति के थे और जिनके एग्जाम में 4-5 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, वो सिर्फ इन 15 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। इसके अलावा जिनके पास में अभी 1 हफ्ता है वो जरा रुकिए, जिनके पास 1 हफ्ता या 1 हफ्ते से ज्यादा का समय है एग्जाम में, वो थोड़ी देर और रुकिए, सिर्फ 2-3 मिनट और रुक जाइए, क्योंकि 10 प्रश्न में आपको लघु प्रकृति के भी देने वाला हूं। लघु प्रकृति के 10 प्रश्नों को आप और लीजिए। ये इन प्रश्नों की और अगर आपने तैयारी कर ली तो दोस्तों कोई रास्ता ही नहीं है एग्जामिनर के पास में कि वो कोई ऐसा प्रश्न डाल दे एग्जाम में जो आपको याद ना हो, है ना। क्योंकि एग्जाम से पहले भी मैं हूं आपके साथ में, एग्जाम के बाद भी हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं ना तो मैं हूं आपके साथ में, बताइएगा मुझे। पूरे कॉन्फिडेंस से 5 साल के अनुभव के साथ बोल रहा हूं और हर साल में परिणाम देता हूं इसी प्रकार के मॉडल पेपरों के माध्यम से ही, हर साल परिणाम रहा है मेरा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न लघुत्री अति लघुत्री प्रकृति के प्रश्न है में 10 प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक चिंतन का संक्षिप्त परिचय। दूसरा प्रश्न होगा टिप्पणी करने के लिए पूछा जा सकता है मंडल सिद्धांत और क्षणगुण नीति सिद्धांत। इन दोनों ही सिद्धांतों को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़े नहीं है। प्रश्न नंबर 3 में है कौटिल्य की राज्य संबंधी अवधारणा। कौटिल्य की राज्य संबंधी अवधारणा, ये चूंकि अपने आप में प्रश्न नहीं है बल्कि एक एक सिंगल सी टर्म है, सिंगल टर्म है। जैसे देखिए पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, राजनीतिक चिंतन का परिचय। दूसरी टर्म में 2 टिप्पणियां आपको दे दी, मंडल सिद्धांत और क्षणगुण नीति का सिद्धांत। तीसरे प्रश्न में क्या दे दिया गया है, कौटिल्य की राज्य संबंधी अवधारणा। ठीक है, चौथा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी विचार। प्रश्न नंबर 5 है अहिंसा पर गांधी जी के विचार। अहिंसा पर गांधी जी के विचार क्या थे। नेक्स्ट वन है टिप्पणी कीजिए पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता की नीति। पंचशील सिद्धांत क्या था, गुट निरपेक्षता की नीति, तो इन दोनों की टिप्पणी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंबेडकर के दलितोद्धार संबंधी विचार। दलितोद्धार संबंधी विचार वही सामाजिक विचार है डॉक्टर अंबेडकर के, उन्हीं में आपको ये दलितोद्धार संबंधी विचार भी पढ़ने को मिल जाएंगे, वहीं से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है नव मानववाद या भौतिक मानववाद, क्या है समझाइए। ठीक है ना, तो नव मानववाद को ही भौतिक मानववाद कहते हैं। पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, उम्मीद तो है इतनी कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट तो मेरे पास वही है जो पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं। बस कुछ स्टूडेंट जो नए नए आते हैं उनको शायद पता नहीं है, इसलिए तो बताते हुए चलता हूं मैं। नेक्स्ट है दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद। क्लियर। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्यों का वर्णन। सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्य, सामाजिक विचार। तो ये 10 प्रश्न, 15 प्रश्न आपको मैं दीर्घ प्रकृति के डिस्कस किए हमने और 10 प्रश्न आपके लघुत्री प्रकृति के डिस्कस किए हैं। अब इनके प्रश्नों का आंसर आपको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिन दोस्तों को नहीं पता मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट का टाइम लेकर के आपको और ये और बता दूं आपको। देखिए यदि आपके पास समय है और पूरे विस्तार से आप इनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर राजनीतिक चिंतन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमारे सारे लेक्चर डले हुए हैं, हर टॉपिक का अलग अलग लेक्चर डला हुआ है। उसी हर लेक्चर में उसी टॉपिक की नोट्स भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें। लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद आपको उसका रिवीजन लगाना है, ये होगा। अब इसके बाद में करना क्या है कि आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न को टॉपिक से मैच करना है कि कौन से टॉपिक में आपका वो प्रश्न छुपा हुआ है, उस प्रश्न को निकालिए उसमें से। नोट्स में देखिए, नोट्स में वहां से आप रिवीजन लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई कहानी आपको लेक्चर वाली। इसके अलावा यदि आप लेक्चर देख चुके हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, समय कम है, तो आपको अब इनके आंसर कैसे निकलेंगे, तो आपके पास में संभवतः पुस्तक तो होगी या कोई पब्लिकेशन की सीरीज होगी, उसी में जाइए और टॉपिक जो प्रश्न है ना, प्रश्न पर मत जाइएगा, प्रश्न कुछ भी बोल रहा हो प्रश्न को छोड़िए, उस प्रश्न को अच्छे से समझ के उसकी टर्म निकाल लीजिए कि एक्चुअल में उस प्रश्न में पूछा क्या गया है। जब आपको यह पता होगा कि उस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो उसी टर्म को आप अपनी पुस्तक में ढूंढने की कोशिश करें और इजीली वो टर्म मिल जाएगी, उसी टर्म को पढ़ना चालू कर दीजिए। क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि जिस फॉर्मेट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी फॉर्मेट में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ऐसा संभव नहीं होता है।
हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि जब आपसे बोला गया है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का संक्षिप्त परिचय, ये मैंने प्रश्न दिया, एग्जाम में देखा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो शब्द चेंज कर देगा, अर्थ वही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूं टर्म पर जाइए, इस प्रश्नों की लैंग्वेज पर मत जाइए, इसके फॉर्मेट पर मत जाइए, फॉर्मेट हमेशा चेंज मिलता है। तो किताब से ढूंढने की कोशिश करें, और कोई हो सकता है कोई टर्म ऐसी हो जो किताब में ना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा काम है कि आप गूगल कर लीजिए उस टर्म को, गूगल पर आप उस टर्म को लिखोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पर वो पढ़ने को मिल जाएगा, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ना। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, कल इसी टाइम इवनिंग में नए किसी अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पर। मैं अभी अनाउंस नहीं कर पा रहा हूं कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका मॉडल पेपर नेक्स्ट, लेकिन हाँ होगा। एग्जाम में क्रम के अनुसार मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं, तो ये इसका एग्जाम आई थिंक कि 7 जून को है, आई थिंक है ना, एक किसी यूनिवर्सिटी में 7 जून को, लेकिन है सभी में अभी। तो पहले ये, इसके बाद में देखते हैं कौन सा मॉडल पेपर अब डिस्कस करना होगा। तो कल आपको इस सेम टाइम पर मैं कल फिर से आऊंगा आप लोगों के लिए, वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के IMP डिस्कस करेंगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच।